तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाईएस्ट रैंकिंग माओइस्ट लीडर देवजी सरेंडर्स। तो ये माओइस्ट है क्या? इस लीडर ने क्यों सरेंडर कर दिया? और अब पिछले थोड़े सालों में क्यों अचानक सारे माओइस्ट मेंबर और लीडर सरेंडर कर रहे हैं? आपको जान के हैरानी होगी, नक्सलवादी को ही माओइस्ट कहा जाता है। और अब तक आपने कहीं ना कहीं नक्सलवादी या नक्सलिज्म शब्द सुना ही होगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि नक्सलवादी किसको कहते हैं और ये क्या काम करते हैं? तो नक्सलवादी लोग वो होते हैं जो जंगल में छुप कर रहते हैं और सरकार के खिलाफ या बड़े जमींदार के खिलाफ लड़ते रहते हैं अपने हक के लिए। ये सब शुरू हुआ 25 मई 1967 नक्सलबरी गांव से, वेस्ट बंगाल में, जब उधर के गांव के लोगों ने अपनी हक की जमीन के लिए आंदोलन किया। जिस आंदोलन में पुलिस ने 8 महिला और 2 बच्चों को मार दिया, जिसके कारण नक्सलिज्म की शुरुआत हुई। लेकिन ये सब को आंदोलन करने के लिए उकसाने वाले लोग थे चारू माजुमदार, कानू सन्याल और जंगल संस्थान, जिनकी ये सोच थी कि चाइना में जो माओ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया है वो इंडिया में भी आए। इसलिए उन्होंने गांव वालों को भड़काया ये आंदोलन के लिए। कम्युनिस्ट माइंडसेट देखा जाए, जो सरकार के कोई नियम नहीं मानते और अपनी जमीन और हक के लिए लड़ते रहे वो लोग, यानी नक्सलवादी, जिनका उद्देश्य था कि सरकार या कोई बड़ा जमींदार उनकी जमीन पे कंस्ट्रक्शन या माइनिंग के लिए कब्जा ना करे। धीरे धीरे नक्सलवादी सोच से वेस्ट बंगाल के यूथ प्रेरित होने लगे और चारू माजुमदार के हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट, जिसने इन सब यूथ के दिल जीत लिए, जिसके कारण सब यूथ पढ़ाई छोड़ छोड़ के इन सब नक्सलवादी गैंग में जुड़ने लगे। धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे और फिर जाकर कलकत्ता 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ सन्याल के द्वारा, जिससे इस सब चीज से इंस्पायर होकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला में भी नक्सलवादी फैलने लगा। फिर कई परिश्रम के बाद जुलाई 1972 में माजुमदार वेस्ट बंगाल पुलिस के हाथों पकड़ा गया। मतलब मुख्य लीडर जाने के कारण, अंदर ही अंदर मतभेद होने के कारण पूरी पार्टी छोटे छोटे 40 ग्रुप में बट गई। फिर इन लोगों को सरकार ने टेररिस्ट घोषित कर दिया। नेटी आते आते नक्सलवादी के खाली 30 ग्रुप ही बचते हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि नक्सलवादियों के पास हथियार लेने के पैसे कहाँ से आते होंगे। तो देखा जाए, नक्सलवादियों के पास 2 रास्ते थे पैसे कमाने के। पहला तो था तेंदुलीफ, बीड़ी पत्ता एक्सटॉर्शन। जहाँ जहाँ पत्ती उगती थी उन जंगलों में नक्सलवादियों की अच्छी पकड़ थी, जिसके कारण नक्सलवादी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से प्रोटेक्शन मनी के नाम पे हफ्ता वसूली करते थे। और दूसरा है माइनिंग इंडस्ट्री। उनके इलाके में जो माइनिंग इंडस्ट्री आती थी, उधर भी प्रोटेक्शन मनी के नाम पे हफ्ता वसूली करते थे। 2006 की रिपोर्ट के हिसाब से नक्सलवादियों ने बीड़ी लीफ से $14 बिलियन की कमाई की थी, जिसके कारण इंडिया पुलिस को लगता है चाइना गवर्नमेंट और पाकिस्तान ISI इंडिया को अंदर से खोखला करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है नक्सलवादी। तो दोस्तों, हाल ही में 1 साल के अंदर भारत सरकार ने CRPF के जवान की मदद से 2 ऑपरेशन किए, जिसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट 1 और 2। पहला हुआ था 21 अप्रैल से 11 मई 2025, जो हुआ था केराकतलू हिल, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर, जिसमें सब नामचीन और मोस्ट वांटेड नक्सलवादी का लीडर बस्सा वराजू को जवानों ने मार गिराया, जिसके साथ साथ 31 नक्सलवादी भी मारे गए, जिनके पास 450 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, 818 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 2 टन एक्सप्लोसिव था। और दूसरा ऑपरेशन अभी चल रहा है सरकार के द्वारा केराकतलू के जंगल में 17 फरवरी से। देवजी ने 22 फरवरी 2026 को तेलंगाना पुलिस को सरेंडर कर दिया, जो 40 साल से अंडरग्राउंड था और उधर के ऑर्गेनाइजेशन का सुप्रीम कमांडर यानी जनरल सेक्रेटरी था। देवजी के साथ 16 और टॉप नक्सलवादियों ने भी तेलंगाना गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया, जिनमें मुख्य पहला दंतेवाड़ा केस, जो 6 अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा विलेज छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसमें 76 CRPF के जवान जो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज से आ रहे थे, तब 300 गोला बारूद और हथियार से भरे नक्सलवादियों ने इन पर हमला कर दिया। दूसरा केस है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, जो 28 मई 2010 को वेस्ट बंगाल में हुआ था, जिसमें 148 सिविलियंस मारे गए और 160 इंजर्ड। इस इंसिडेंट में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो मुंबई से आ रही थी, उसके ट्रैक निकाल दिए, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और यह हादसा हो गया।
तीसरा दरबा वैली अटैक, जो 25 मई 2013 को दरबा वैली छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसमें 27 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, जिसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। चौथा सुकमा अम्बुशेस, जो 11 मार्च और 24 अप्रैल 2017 को हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसमें 37 सीआरपीएफ के जवान मारे गए 300 माओवादी के हमले के द्वारा। दोस्तों, आपको क्या लगता है 31 मार्च तक क्या भारत नक्सल फ्री हो पाएगा?